अच्छा, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, पार्ट बी के जो है नेशनल बैंकिंग, मतलब बैंकिंग पार्ट जो है हमारा, उसका पार्ट नंबर 2 है इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम से। तो सबसे पहले कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो हमारा सारा सिलेबस है वो यहाँ से कवर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो सबसे पहले कह रहा है कि इंट्रोडक्शन हम करेंगे इंश्योरेंस का क्या होती है। कहते हैं इंश्योरेंस से मुराद ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे कंसिडरेशन होती है प्रीमियम रिसीव की। ठीक है, कहते हैं एक पर्सन जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा दूसरे बंदे को कॉन्टीजेंट बेसिस पे अगर कोई इवेंट हो जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच द सेकेंड नेम पर्सन सफर लॉस, के अगर कुछ दूसरे बंदे को नुकसान होता है तो वो उसको फुलफ़िल करेगा। इंश्योरेंस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं ऑफ री इंश्योरेंस एंड रेट्रोसेशंस। उसके बाद कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वो मतलब थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद कहते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो सेक्शन नंबर 3 जो मैं बोलता है, कहता है कि इंश्योरेंस जो है वो डिवाइड होती है लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस में, जो कि कैरी आउट करती है फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो उसमें पेमेंट ऑफ मनी ऑन डेथ होती है या हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसीज भी होती है। ठीक है, जो कि डिपेंड ऑन टर्मिनेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब बंदा मार ना जाए या और कोई उसके साथ कॉन्टीजेंसी ना हो जाए। उसके बाद कहता है कि सेकंड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है ये पेमेंट ऑफ प्रीमियम होती है फॉर अ टर्म डिपेंडेंट ऑन टर्मिनेशन कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद कहता है पेमेंट ऑफ एन इन्विटी, मतलब सालाना फॉर अ टर्म डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यूस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। उसके बाद कहता है पेमेंट ऑफ एन इन्विटी फॉर अ टर्म नॉट डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूस ऑफ ह्यूमन लाइफ बट एक्सीड पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन 1 साल से वो बढ़ चुकी है। उसके बाद कहता है कि इंडेमनिटी फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इसमें वो पे करते हैं। उसके बाद कहता है कि कॉन्टीन्यूस डिसेबिलिटी इनकम कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कहता है कि इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें आते हैं। इस तरह कहता है कुछ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो इसमें प्रिस्क्राइब होते हैं। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो है इन ऊपर वाले में से हो या सेम प्रोविजन हो लाइफ इंश्योरेंस की, उनको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी कंसिडर किया जा सकता है। इनको लाइफ मतलब प्रोविजन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिनमें ना हो उनको हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कहते हैं। उसके बाद कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की अगर हम बात करें, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की अगर हम बात करें तो कहते हैं कार इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नॉट कंस्टिट्यूटेड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो जो लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे होते, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑन डेथ बाय एक्सीडेंट इज़ कैरिड आउट बाय अ नॉन लाइफ इंश्योरर, तो वो एक नॉन लाइफ इंश्योरर की तरफ से होता है। ड्यूरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ लेस दैन 1 ईयर, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लेस दैन 1 ईयर होती है। जबकि ऊपर वालों उसके अलावा कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है पेमेंट ऑफ मनी इन द इवेंट ऑफ पर्सन सफरिंग लॉस अदर देन डेथ एट्रीब्यूटेबल टू इंसिडेंट इज कैरिड आउट बाय नॉन लाइफ इंश्योरियर। उसके बाद कहता है कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है हमारे पास वो लेस दैन 1 ईयर होती है। उसके बाद कहता है कि क्लासेस ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ बिजनेसेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें ऑर्डिनरी लाइफ बिजनेस आता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस का, और इसमें क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सेकंड हमारे पास आता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कैपिटल रिडम्पशन बिजनेस, ये कैपिटल रिडम्पशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिर पेंशन फंड बिजनेस आता है जिसमें मेंटेन की जाती है पेंशन और रिटायरमेंट जो कि ट्रस्टी की तरफ से ऑन हो रही होती है। उसके अलावा एक्सीडेंटल एंड हेल्थ बिजनेस आता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है कि फिक्स्ड बेनिफिट देगा और इंडेमनिटी की नेचर में बेनिफिट देगा, ये दोनों देगा। उसके बाद कहता है कि रिस्क ऑफ पॉलिसी होल्डर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सस्टेन इंजरी एज रिजल्ट ऑफ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है या कोई लॉस सफ़र करते हैं तो उस केस में वो उनको पैसे देंगे। इसके अलावा कहते हैं कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस की बात करें तो ये डायरेक्ट एंड फैकुलेटिव री इंश्योरेंस बिजनेस होता है। सबसे पहले इसमें आती है फायर एंड प्रॉपर्टी डैमेज बिजनेस, क्लास 1 जो उसकी है। ठीक है, उस पर सेकंड इसमें आता है मैरीन एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस, लॉस ऑफ डैमेज आपको होता है मोटर व्हीकल का, सीन लैंड वाटर्स का, मशीनरी टैकल्स के वाले से। फिर इसमें क्लास 3 जो आती है वो मोटर थर्ड पार्टी कंपल्सरी बिजनेस आता है जिसमें इंश्योरेंस जो है वो लॉस के अगेंस्ट होती है जो कि लाइबिलिटीज़ के हवाले से होती हैं इनकम टू थर्ड पार्टी अराइजिंग आउट ऑफ मोटर व्हीकल। उसके बाद इसमें बिजनेस की लाइबिलिटी आती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। उसके बाद इसमें लाइबिलिटी बिजनेस आती है, मतलब अगेंस्ट लॉस टू पॉलिसी ऑफ होल्डर अराइजिंग फ्रॉम लाइबिलिटी इनकम टू थर्ड पार्टी। उसके बाद कहता है कि वर्कर कंपनसेशन बिजनेस आता है, मतलब वर्कर अराइजिंग ऑन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट और वर्कर बेंच शॉर्ट पर्सन। उसके बाद कहते हैं क्रेडिट एंड सर टाइप बिजनेस के हवाले से इसमें आती है, ये क्लास 6 है।
टोटल जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है इसकी 9 क्लासेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा वर्कर कंपनसेशन बिजनेस है, क्रेडिट एंड सर टाइप है, एक्सीडेंट एंड हेल्थ बिजनेस है, ये सिमिलर है क्लास 4 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज़्यादा ना हो, और ये एक्सक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्लास 5 फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। उसके बाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस आती है जिसमें क्रॉप की इंश्योरेंस करते हैं, लॉस टू पॉलिसी ऑर्डर, किसी किस्म का उसे फसली लॉस हो जाए तो वो उस किस्म की इंश्योरेंस होती है। उसके अलावा मिसलिनियस बिजनेस इसमें आते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ टाइप नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर टाइप। उसके बाद कहता है फॉर ट्रीटी री इंश्योरेंस बिजनेस, तो ये क्या होता है, कहता है प्रोपोर्शनली ट्रीटी बिजनेस जो होता है बेसिकली कहता है कि री इंश्योरर बाय द सीडेंट एंड द आइडेंटिकल प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम of separately identified part of claim on those contract is payable to the cedent by the reinsurer, reinsurer की तरफ से दिया जाता है, और विदाउट लिमिटेशन टीटी ऑफ कोटा शेयर एंड सरप्लस क्लासिफिकेशन इसमें होती है। उसके अलावा कहता है कि नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी बिजनेस क्या होता है, कहता है कि नॉट बीइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाइप ऑफ इंक्लूडिंग क्लास 9, इसमें एसएसीपी जो है प्रिस्क्राइब करती है सब क्लास ऑफ बिजनेसेस जिसमें उसने डिवाइड किया होता है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है क्लास ऑफ बिजनेसेस, रिस्ट्रिक्टेड क्लास या कुछ सब क्लास होती है। उसके बाद कहते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होती है फॉर इंश्योर एंड एंसिलरी कंडीशन की। उसके बाद कहते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में कहते हैं एक बंदा जो एलिजिबल हो इंश्योरेंस बिजनेस के लिए सेक्शन 225 का कहता है सबसे पहले उसमें पब्लिक कंपनी आती है। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट अंडर लॉ ऑफ पाकिस्तान, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी ना हो, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट की जो बात कर रहे हैं। इसमें कहता है एक सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन जो है वो कैरी ऑन होता है इंश्योरेंस बिजनेस में, और जो कैसे सीपी से ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद कहता है प्रोसीजर क्या होता है सर्टिफिकेट लेने का। कहता है एलिजिबल पर्सन जो है एसएससीपी का अप्लाई करता है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सके एज अ लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योर के तौर पे। एप्लीकेशन राइटिंग में देता है, इंग्लिश उर्दू में, साइन करवाता है अथराइज पर्सन से, इसमें मिसलीडिंग कोई ना हो और इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइब हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट सर्टिफाइड जो है वो साथ लगी हुई हों। उसके बाद कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू कैरी अ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, अगर कोई बंदा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहता है तो इसमें शामिल करेगा स्टेटमेंट ऑफ रेट एडवांटेज टर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रपोज टू बी ऑफर्ड। उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट लिंक पॉलिसी एंड डिस्क्रिप्शन क्या होंगी, पॉलिसी इज लिंक्ड। उसके बाद कहता है कि बेनिफिट्स क्या होंगे पेएबल अंडर पॉलिसी। उसके बाद कहता है कि बेसिक यूनिट डिटरमिन क्या होंगे, वैल्यू क्या होंगी, एक्सपेंसेस एट्रीब्यूट टू पॉलिसी डिटरमिन क्या होंगे, चार्जेस ऑफ मॉर्टेलिटी क्या होंगे अगर पॉलिसी डिटरमिन होती है तो। उसके अलावा कहता है एक बिज़नेस प्लान जो है वो इसमें प्रीमियम इनकम क्या होगी, एक्सपेंसेस रिजल्ट क्या होंगे 10 साल के रजिस्ट्रेशन से लेकर। उसके बाद कहता है रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक या दूसरी मटीरियल ऑफ कम्युनिकेशन इसमें क्या होगा पॉलिसी होल्डर के साथ। उसके बाद कहता है कि स्टेटमेंट क्या होगी टर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट एक्चुअली क्या होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल विच अपीयर टू हिम टू बी रीजनेबल। कहता है इन केस ऑफ अ चेंज इन पार्टिकुलर स्पेसिफाइड अबाउट बिफोर अप्रूवल और रिजेक्शन एप्लीकेशन जो है वो कहते हैं ऊपर आप किसी किस्म की चेंजिंग या रिजेक्शन करवाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जो है आपको एसएससीपी नोटिस में 14 दिन पहले लाना पड़ेगा। दो अथराइज पर्सन इसको साइन करेंगे। सबसे पहले अथराइज पर्सन में बात करें तो उसमें डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट लिंक की बात करें तो कहते हैं कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि प्रीमियम ऑफ बेनिफिट्स होता है कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू द यूनिट्स। उसके बाद कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन बाय एसएससीपी की बात करें तो ये सेक्शन 7 to 10 हमें बताता है। कहते हैं एसएससीपी जो है वो रजिस्टर्ड करेगी क्या करेगी इन द इंश्योरर टू कैरी रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस बिजनेस, अगर वो सेटिस्फाई होगी एप्लीकेशन जो उसने दी है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उसके पास होना चाहिए, मिनिमम स्टेशनरी डिपॉजिट होना चाहिए, सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और री इंश्योरेंस के अरेंजमेंट्स होने चाहिए। एप्लीकेंट्स इज़ विल बी एबल टू लाइबिलिटीज़ को मीट वो कर सकना चाहिए। उसके बाद कहते हैं उसके पास क्राइटेरिया हो साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट का और वो कंप्लाई कर रहा हो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के साथ। उसके बाद कहते हैं स्टेशनरी ऑडिटर जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं और उसके स्टेशनरी ऑडिटर जो हैं वो एसएससीपी से रिकॉग्नाइज्ड हों और क्वालिफाइड हों फॉर द टास्क। कहता है कि अगर कोई लाइफ इंश्योरर है तो अपॉइंट करेगा एक्चुअली को जो कि डिसअप्रूव ना हो एसएससीपी की तरफ से। उसके बाद कहता है कि वो प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन एंड दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि एसएससीपी रिसीव करेगा और एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर वो अप्रूवल ग्रांट करेगा। एसएससीपी जो है वो सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं करता अगर पॉलिसी डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक ना हो और या फिर जो है एप्लीकेंट जो है वो लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस
इट इनेबल एप्लीकेंट टू कैरी बोथ लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस। उस बात कहते हैं कि पर्सन जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले सकता है विद एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फ़ी। उसके बाद कहता है कि टाइम लिमिट क्या होगा फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन और रिफ्यूज़ल। कहता है SCCP जो है 30 दिनों के अंदर अंदर नोटिफाई करेगा कि आया वो परमिशन ग्रांट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है। टाइम जो है वो 60 दिनों का भी हो सकता है अगर SCCP जो है वो नोटिफाई कर दे एप्लीकेंट को इन राइटिंग बिफोर एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 डे। उसके बाद कहते हैं कि एप्लीकेशन अगर डेफिशिएंट होगी तो SCCP जो है वो नोटिफाई करेगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम रिसीव्ड। एप्लीकेशन जो है वो शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिसीव अनटिल एप्लीकेशन एज रेक्टिफाइड डेफिशिएंसी। कहता है कि एप्लीकेशन को एज रिसीव कंसिडर ही नहीं किया जाएगा जब तक वो अपनी डेफिशिएंसीज को कवर अप नहीं करेगा। उसके बाद कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी SCCP की तरफ से। SCCP ने कहता है कि स्पेसिफाई करता है क्लास सब क्लास को जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जो कि नॉट ऑथराइज होती हैं तो करें। SCCP इन राइटिंग जो है वो वे डीम फिट है रिक्वायर करेगा एप्लीकेंट को कि वो कंडीशन को फुलफिल करे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर। कंडीशन नॉट बी इम्पोज विद इन 30 डे पीरियड नोटिस ऑफ इंटेंशन होनी चाहिए। उसमें कहते हैं रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रेवोकेट किस तरह हो सकती है रजिस्ट्रेशन, उसकी सेक्शन 9 में क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड अनटिल रिवोक्ड बाय SCCP। अगर इंश्योर रिक्वेस्ट करेगा तो SCCP इसको रिवोक भी कर सकता है। कहते हैं SCCP अगर सेटिस्फाई होगा और रिवोकेबल ट्रांसफ़र टू रजिस्टर इंश्योरेंस ऑफ। उसके बाद कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर वो सरेंडर कर देगा SCCP को रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के हवाले से। उसके बाद कहते हैं नोटिफिकेशन ऑफ ग्रांट और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से क्या मुराद है। कहते हैं SCCP जो है वो नोटिस दे सकता है फॉलोइंग इनके हवाले से अगर वो पब्लिश गैजेट में पब्लिश होगा। कहता है कि SCCP जो है में और पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी शो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिर लॉस डिस्ट्रॉयड और मल्टी नीड। उसके बाद कहते हैं कंडीशन कौन कौन सी इम्पोज होंगी रजिस्टर्ड इंश्योर पर। कहते हैं कि इंश्योर जो है जो कि रजिस्टर्ड होगा ऑर्डिनेंस के अंडर इंश्योर करवाएगा कि वो कंप्लाई कर रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्डिनेंस के साथ और अबाइड है बंधा हुआ है डिसीजंस के साथ ऑफ एनी स्मॉल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कंस्टिट्यूटेड के साथ। कहते हैं इंश्योर जो है वो पे करेगा SCCP को 15 जनवरी से पहले हर कैलेंडर साल के एनुअल सुपरविजन फ़ी फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ 1 लाख या 1% ऑफ ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम रिटर्न इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, या जो अमाउंट भी प्रेस्क्राइब होगी उसके मुताबिक। उस पर कहता है क्राइटेरिया क्या है साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट का। कहता है कि फॉलोइंग जो है वो क्राइटेरिया सबसे पहले बिजनेस जो है वो इंटेग्रिटी के साथ वो करे। उसके बाद कहता है कि डायरेक्टर ऑफिसर जो इंश्योरियर का डायरेक्टर और ऑफिसर हैं वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो। उसके बाद कहता है कि इन केस ऑफ एप्लीकेंट विच इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेटिंग आउटसाइड पाकिस्तान प्रिंसिपल ऑफिसर एंड पाकिस्तानी फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो। पाकिस्तानीज होने चाहिए उसके ऑफिसर जो अगर वो बाहर भी कम इनकॉर्पोरेट कर रही है तो। उसके बाद कहते हैं इंश्योर जो है वो डायरेक्टेड और मैनेज कर रहा हो सफिशेंट नंबर ऑफ पर्सन जो कि फिट एंड प्रॉपर हैं। उसके बाद कहते हैं इंश्योर को मेंटेन करनी पड़ेगी एडवोकेट को अकाउंटिंग उसको प्रॉपर अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, बिजनेस को प्रूडली मैनेज करना पड़ेगा और कंप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन जो कि इम्पोज की जा रही हैं ऑर्डिनेंस की तरफ से। उसके बाद मेंटेन करना पड़ेगा एडवोकेट कंट्रोल सिस्टम ऑफ बिजनेस। उसके बाद कहते हैं इंश्योर जो है वो शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज कंडक्टेड एज बिजनेस इन द साउंड एंड प्रूडेंट मैनर। हम कहते हैं कि इंश्योर का हम तब ये कहेंगे कि ये काम सही नहीं कर रहा जब वो फेल हो रहा हो बिज़नेस को कंडक्ट करने में विद ड्यू रिगार्ड टू द इंटरेस्ट। उसके बाद कहता है कि अगर वो एप्लीकेशन को सेटिस्फाई ना कर पाए। उसके बाद कहता है कि अगर वो फेल हो जाए एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करने में सब्सिडरी के। फिट एंड प्रॉपर पर्सन की क्या डेफिनेशन है। कहता है कि एक बंदा फिट एंड प्रॉपर पर्सन वो होता है जो पोजेस कर रहा हो ऐसे एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन जो कि अप्रोप्रिएट है और उसके बाद वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। कहते हैं कि बंदे को नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन तब बोलेंगे होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव अगर उसके पास वो एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन ना हो या फिर लाइकली वाट रीज़न डिटर्मिनल टू द इंटरेस्ट हो। उसके बाद कहता है कि रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं इशू ऑफ सर्टन लाइफ पॉलिसीज़। कहता है इंश्योर जो है वो ऑफ़र नहीं करेगा पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की अदर दैन स्पेशली फील्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी। कहता है SCCP जो है 30 दिनों के अंदर इंश्योर को कहेगा कि वो राइटिंग में चेंजेस के हवाले से बताया अगर उसने कुछ किए हैं तो। उसके बाद कहता है कि स्टेशनरी एंड अदर फंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के हवाले से क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट टू मेंटेन फंड। सबसे पहले कहता है स्टेशनरी एंड अदर फंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को फंड मेंटेन करना पड़ेगा। स्टेशनरी फंड
क्या करना पड़ेगा, कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस जो है वो ऑल द टाइम जो है वो फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेशनरी फंड वो जो है मेंटेन करेगा। सबसे पहले जो है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एटलीस्ट वन जो है वो करेगा, एटलीस्ट वन फॉर इट्स लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, वन और मोर स्टेशनरी फंड एक्सक्लूसिवली फॉर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट लिंक बिजनेस के लिए, कैपिटल रिडम्पशन बिजनेस के लिए, पेंशन फंड बिजनेस के लिए, एक्सीडेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, ये सब क्लास प्रिस्क्राइब SACP। उसके बाद कहते हैं स्टेशनरी फंड जो है वो डिवाइड होगा और ये अमलगमेटेड होगा SACP का अप्रूवल के साथ। SACP जो है वो डायरेक्ट करेगा लाइफ इंश्योरर को कि वो अमलगमेट करे या फिर ट्रांसफ़र करे, जहाँ SACP बिलीव करता हो कि अमलगमेट और ट्रांसफ़र हो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी शेयर होल्डर। उसके बाद कहते हैं स्टेशनरी फंड का मतलब क्या, हमने पढ़ तो लिया ऊपर। कहते हैं स्टेशनरी फंड जो इस्टेब्लिश किया जाता है इन द रिकॉर्ड ऑफ अ लाइफ इंश्योरर, जो कि रिलेट करता है लाइफ इंश्योरर के बिजनेस के हवाले से और पार्टिकुलर पार्ट देयर ऑफ के साथ। उसके बाद कहता है कि शेयर होल्डर फंड एंड परमानेंट कैपिटल फंड से क्या मुराद है। कहते हैं इंश्योरर के पास शेयर कैपिटल हो जो कि मेंटेन कर सकता हो शेयर होल्डर्स फंड को। कहते हैं इंश्योरर के अगर वो शेयर कैपिटल नहीं रखता तो वो मेंटेन करे रिकॉर्ड को परमानेंट कैपिटल फंड में। शेयर होल्डर फंड से क्या मुराद है। कहते हैं शेयर होल्डर फंड से मुराद वो फंड है जो कि इस्टेब्लिश होता है इन द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पार्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी होता है और इंश्योरर की एट्रीब्यूशन होती है। परमानेंट कैपिटल फंड से मुराद ये है कि वो फंड जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है रिकॉर्ड में कंपनी के, जो कि शेयर कैपिटल ना रखती हो, ठीक है, जिसमें पार्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरर होते हैं जो कि एट्रीब्यूट होते हैं स्टेशनरी फंड की मेंटेनेंस के हवाले से। उसके बाद कहते हैं ऑर्डिनेंस ऑफ रेफरेंस शेयर होल्डर जो है डीम टू इंक्लूड रेफरेंस ऑफ परमानेंट कैपिटल फंड इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें मुतअद्दिस और परमानेंट कैपिटल फंड की बात की जाती है। बात करें कहते हैं कि सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। कहते हैं कि हर इंश्योरर जो है वो इंश्योर करवाता है कि तमाम टाइम वो कंपाइल्ड है विद द प्रोविजन जो कि रिलेटेड है मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए। सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरर क्या क्या हो सकती हैं, ये हमें सेक्शन नंबर 36 बताता है। कहते हैं कि नॉन लाइफ इंश्योरर जो है वो ऑल द टाइम जो है वो उसके एडमिसिबल एसेट इन पाकिस्तान जो हैं वो उसके लायबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए और इन पाकिस्तान ग्रेटर दैन इक्वल टू द मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट से ग्रेटर हों या उसके बराबर। मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे क्या कहता है कि SACP ने कुछ अमाउंट प्रिस्क्राइब की हुई है। प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ अर्न प्रीमियम रेवेन्यू जो है ऑफ लास्ट 12 मंथ जो है वो लेस होना चाहिए री इंश्योरेंस लेस री इंश्योरेंस एक्सपेंस। इसमें कहता है कि डिडक्शन जो है वो अलाउ होता है मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ प्रीमियम और रेवेन्यू ऑफ द लास्ट 12 मंथ। उसके बाद कहते हैं कि प्रिस्क्राइब जो परसेंटेज है लायबिलिटी ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम की लेस री इंश्योरेंस की, और रिडक्शन कहता है कि अलाउड होती है मैक्सिमम 50% ऑफ द ग्रॉस फिगर्स। इसके अलावा कहता है कि फॉरेन कंपनी के लिए जो अमाउंट है वो कैलकुलेट की जाती है उसके इंश्योरेंस बिजनेस के रिस्पेक्ट में जो पाकिस्तान में वो कर रही होती है। इसके अलावा कहता है कि SACP जो है वो इंश्योरर को डायरेक्ट करती है कि वो डील ना करे किसी भी किस्म की विद एनी स्पेसिफाइड एसेट फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरर से क्या मुराद है। कहते हैं कि लाइफ इंश्योरर जो है वो मेंटेन करता है शेयर होल्डर फंड सरप्लस ऑफ एडमिसिबल एसेट इन पाकिस्तान अपनी लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट इन पाकिस्तान ऑफ नॉट लेस दैन वो 75 मिलियन रुपए से कम ना हो और यह से हायर अमाउंट हो जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मेंटेन की जाती है नीच स्टेशनरी फंड में और सरप्लस ऑफ एडमिसिबल एसेट इन पाकिस्तान ओवर लायबिलिटीज़ इन पाकिस्तान, लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए एडमिसिबल एसेट का सरप्लस जो है और इक्वल टू द ग्रेटर दैन द फॉलोइंग अमाउंट। सबसे पहले कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लिंक बिजनेस के लिए जो है वो कहता है कैलकुलेटेड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड हो। उस पर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लिंकिंग के लिए उस पर उसने थोड़ा सा बोला हुआ है। फिर कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करती है कि मैक्सिमम ऑफ 40% ऑफ एसेट ऑफ शेयर होल्डर फंड या स्टेशनरी फंड जो है वो इन्वेस्टेड होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ये कम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के साथ। इसके अलावा कहते हैं अकाउंट एंड ऑडिट की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की अकाउंट एंड ऑडिट कैसे होती है, ये हमें सेक्शन नंबर 45 बताता है कि बुक्स एंड रिकॉर्ड कैसे रखेंगे। कहते हैं कि हर इंश्योरर जो है जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो रहा है तमाम बिजनेसेस के लिए या जो पाकिस्तान के आउटसाइड हो रहा है और इनकॉर्पोरेट आउटसाइड हो रहा है लेकिन फॉर पाकिस्तान बिजनेस हो नहीं, तो वो मेंटेन करेगा प्रॉपर बुक एंड रिकॉर्ड इंग्लिश उर्दू ज़बान दोनों में और बाउंड डूज लीव फॉर्म में इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में
और रिट्राइव कर सकता है जहाँ से वो रिट्राइव कर सकता हो किसी भी वक्त, जो कि SCCP से अप्रूव्ड है। कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो सिक्योर बुक रखेगा और उनको एरर फ्री रखेगा। उसके बाद कहते हैं कि प्रॉपर बुक एंड रिकॉर्ड का मतलब क्या है। कहता है कि उसमें शामिल होती हैं प्रॉपर बुक एंड रिकॉर्ड में सबसे पहले रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी हो जो कि इशू की जाती है इंश्योरर की तरफ से, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर और पॉलिसी जो कि अफेक्टेड होती है रिकॉर्ड ट्रांसफ़र। उसके बाद कहते हैं सेकंड इसमें रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स होने चाहिए कि डेट ऑफ क्लेम्स क्या थी, नेम एंड एड्रेस ऑफ क्लेमेंट क्या था, और इस तरह कुछ दूसरी बुक्स होनी चाहिए जिसमें रिकॉर्ड होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब। बुक्स में क्या क्या शामिल होता है। बुक्स में एक रजिस्टर होता है या फिर अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है जो कि कंपाइल्ड होता है, या फिर डॉक्यूमेंट होता है या रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। इसके बाद कहता है कि एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सेक्शन नंबर 46 हमें बताता है। कहता है कि हर इंश्योरर जो है वो फाइल करेगा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो ऑडिटेड होती हैं अप्रूव्ड ऑडिटर की तरफ से। SCCP को सालाना वो जमा करवाएगा जिस तरह के उसे मैनर और टाइम बताया जाएगा। लाइफ इंश्योरर क्या होता है। कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड एबिलिटी फॉर ईच स्टेशनरी फंड ऑपरेट बाय द लाइफ इंश्योरर एंड द शेयर होल्डर फंड वो होगी। उसके बाद कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होगा शेयर होल्डर का। उसके बाद कैश फ्लो ऑफ ईच स्टेशनरी फंड ऑपरेट बाय शेयर होल्डर ये होगी। रेवेन्यू अकाउंट फॉर ईच स्टेशनरी फंड ऑपरेट बाय लाइफ इंश्योरेंस ये होगी। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरी इन्वेस्टमेंट। पर कहता है लाइफ नॉन लाइफ इंश्योरर कौन से होते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, प्रीमियम, क्लेम, एक्सपेंसेस, इनकम, क्लेम एनालिसिस, एक्सपोजर या कोई दूसरी स्टेटमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हो। कहते हैं कैसे SCCP जो है प्रिस्क्राइब करता है एक फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड दूसरी स्टेटमेंट कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक। कहता है कि स्टेटमेंट में क्या होगा। स्टेटमेंट जो है वो साइन होनी चाहिए चेयरमैन की तरफ से, 2 डायरेक्टर की तरफ से, प्रिंसिपल ऑफिसर की तरफ से। फॉर इंश्योरर के लिए जो कि पाकिस्तान में इंकॉर्पोरेट हो रहा है, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर +2 डायरेक्टर और इक्वलेंट ऑफिसर की तरफ से होनी चाहिए जो कि आउटसाइड पाकिस्तान है। और अकम्पनीड बाय किस चीज़ के साथ होनी चाहिए, मतलब इसके साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें नाम और डिस्क्रिप्शन, चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस लिखा हो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टेटमेंट। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ द फेयर ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें ओपिनियन हो कि एनुअल स्टेशनरी अकाउंट जो है वो ड्रान अप हो गया विद ऑर्डिनेंस और रूल के साथ। उसके बाद कहते हैं कि इंश्योरेंस थ्रू आउट द ईयर प्रीमियम रिलेटेड पेड अप कैपिटल हो। उसके बाद कहते हैं डेट ऑफ स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कंपाइल कर रही हो पेड अप कैपिटल के साथ। उसके बाद कहते हैं फाइलिंग से क्या मुराद है। कहते हैं कि 1 प्रिंटेड कॉपी हो जो कि SCCP ने जिस मैनर में बताई है उसके मुताबिक। उसके अलावा कहता है कि 4 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो एंड पीरियड हो टू विच इट रिलेट। उसके बाद कहता है कि साइन होने चाहिए चेयरमैन की तरफ से, 2 डायरेक्टर्स की तरफ से और प्रिंसिपल ऑफिसर की तरफ से, कंपनी के प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से अगर कोई आए तो। उसके बाद कहता है कि क्वार्टरली रिटर्न, ये हमारा पेज नंबर 416 है, 17 बस ये ख़त्म हो गया, करीब ही पहुँच गए। तो क्वार्टरली रिटर्न से क्या मुराद है। कहते हैं कि हर इंश्योरर जो है जो कि पाकिस्तान में इंकॉर्पोरेट हो रहा है बिज़नेस या पाकिस्तान से बाहर हो रहा है तो वो फर्निश करे SCCP को आफ्टर के बाद दिसंबर, मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। उसके बाद कहता है कि दिसंबर के बाद जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब हर 3 माह बाद वो फर्निश करेगा। कहता है कि हर साल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो कि सर्टिफाइड हो प्रिंसिपल ऑफिसर की तरफ से वो प्रिपेयर करेगा जैसे कि उसे बताया गया। उसके बाद कहते हैं लाइफ इंश्योरर जो है वो इन्वेस्टमेंट लिंक बिजनेस जो है वो साइन करवाएगा 2 डायरेक्टर प्लस प्रिंसिपल से, और उनकी स्टेटमेंट जिसमें उसके एसेट्स होंगे जो कि पॉलिसी से लिंक होंगे या वैल्यूज़ जो कि एसेट्स के साथ लिंक होंगी या वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कहते हैं लाइफ इंश्योरर जो है फर्निश करेगा रिटर्न सेपरेटली हर स्टेशनरी फंड करिए और शेयर होल्डर फंड करिए। उसके बाद करें एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी जो है वो मेड की जाएंगी। उसके बाद कहते हैं फाइलिंग की बात करें तो कहता है कि 1 प्रिंटेड कॉपी जो है वो SCCP को देगा। उसके बाद कहता है कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड डेट ऑफ पीरियड विच रिलेट एक्सटेंशन मैक्स 15 दिनों के SCCP उसे एक्सटेंशन भी दे सकता है फाइलिंग के लिए। और उसके बाद कहता है कि फाइलिंग वाले जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चेयरमैन से, 2 डायरेक्टर से, प्रिंसिपल ऑफिसर से और CE अगर है तो उसे वो साइन करवाएगा। उसके बाद कहते हैं ऑडिट की बात करें तो हर इंश्योरर जो है वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर को जो कि कमीशन की तरफ से अप्रूव्ड हो, क्वालिफाइड टू परफॉर्म। उसके बाद कहते हैं ऑथराइज हो कंपनी ऑर्डिनेंस के अंडर। उसके बाद कहते हैं ऑडिटर के पास पावर होती हैं एक्सरसाइज करने की ड्यूटी एलिजिबिलिटी जो कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट 1984 के मुताबिक। कहते हैं ऑडिटर जो है वो ओपिनियन दे सकता है
स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द बुक किस हवाले से कि कहता है या ये वो ओपिनियन दे सकता है कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स मेंटेन की हुई हैं। स्टेटमेंट प्रेजेंटली अफेयर है स्टेट ऑफ अफेयर। अ पोर्शन रिकॉर्ड टू परफॉर्म हैज़ बीन परफॉर्म ये बता सकता है या प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विद द लॉ। उसके बाद कहता है इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड, कहता है कि इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर टू SCCP सेक्शन 47 क्या बताता है, कहते हैं हर इंश्योरर जो है वो डिलीवर करेगा SCCP को कि एडिशनल कॉपी जो कि प्रिस्क्राइब की गई थी अकाउंट डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट और रिटर्न की तरफ से कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक वो फाइल्ड हों देयर अंडर। उसके बाद कहते हैं इंश्योरर जो कि आउटसाइड पाकिस्तान है वो SCCP को 30 दिनों के अंदर भेजें जो कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट वो प्रिपेयर करें अंडर द लॉ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। उस बात कहता है कि अकाउंट डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन दोनों में इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके अलावा कहता है कि मिनिमम कैपिटल एंड डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट्स कैपिटल की बात करें तो हर इंश्योरर जो है उसके पास पेड अप कैपिटल जो है वो प्रिस्क्राइब से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइफ इंश्योरर के लिए 500 है, नॉन लाइफ इंश्योरर के लिए 300 है। ये दिसंबर 31 2015 का है। ठीक है, और 17 में 700 और 500 है। ठीक है, कहते हैं इंश्योरर जो है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस सेक्शन। अगर उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो इसमें कंप्लाई वो नहीं कर सकता। हम भूल गए थे कुछ अदर डेफिनेशंस भी हैं इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 की सेक्शन नंबर 2 जो हमें बताता है। कहता है कि कॉन्टीन्यूअस डिसेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है। कहते हैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस अंडर विच अ बेनिफिट इज़ पेएबल इन द इवेंट ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ बिकॉज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट पर्सन जिसकी लाइफ इंश्योर होगी या इंजरी होगी या इंश्योर्ड बी फाउंड टू स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन और डिसीज। उस पर कहता है कि डोमेस्टिक इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या मुराद है। कहता है कि ये ऐसी किस्म की इंश्योरेंस होती है कि लॉस ऑफ डैमेज टू द बिल्डिंग जो है वो उसको कवर अप करती है फॉर पर्सन जो पॉलिसी होल्डर होता है। उसके बाद कहता है कि इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है। ये प्रोवाइड करती है बेनिफिट टू बी पेड ऑन डेथ स्पेसिफाइड डेट या डेट बिफोर डेथ पे। उस पर कहते हैं म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी होती हैं। कहता है कि ये वो कंपनीज होती हैं जो इनकॉर्पोरेट होती हैं अंडर लॉ पाकिस्तान विच हैज़ नो शेयर कैपिटल, जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एंड ऑल पॉलिसी होल्डर और मेंबर्स। उस बाद कहते हैं पार्टिसिपेटिंग से क्या मुराद है। कहते हैं पार्टिसिपेटिंग से मुराद कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस का अदर दैन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये हेल्थ होता है, ग्रुप लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं या ग्रुप हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं प्राइवेट मोटर प्रॉपर्टी डैमेजिंग पॉलिसी में क्या होता है, ये प्रोवाइड करती है लॉस और डैमेज टू मोटर व्हीकल। उसके बाद तकाफुल की बात करें तो ये स्कीम होती है जो कि म्यूचुअल असिस्टेंस पे होती है जो कंपाइल करती है प्रोविजन ऑफ इस्लामिक शरिया और म्यूचुअली एग्री होते हैं कंट्रीब्यूट करने में फ़ंड के लिए। उसके बाद कहते हैं सर्वेयर से क्या मुराद है। कहते हैं कि जो एग्जामिनी होता है गुड और प्रॉपर्टी का जो कि इंश्योर्ड होती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से और इंडिपेंडेंट ओपिनियन के हवाले से।